वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का अगला प्रोसेस, अगला टाइप, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखे थे। अलजेब्रिक मेथड में भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का यूज करना सीखे थे और आज हम लोग यूज करने वाले हैं द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग किस तरीके से किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए डेरिवेशन और उसके कुछ एग्जांपल से हम लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और देखते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं कुछ। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, तो वो क्या है? तो वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x और y के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं कि यदि हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1 है और इसमें a2, b2 और c2 कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन से यदि सॉल्व करें तो वहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग किसी भी y को या x को एलिमिनेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग एलिमिनेशन पढ़ चुके थे, तो उसका यूज करके हम लोग इस x और y के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यदि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसके किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो जैसे हम लोग को यदि y का कोएफिशिएंट सेम करना है तो इसको भी b1 और b2 का एलसीएम लेंगे, या x के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो a1 और a2 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो हमको y को ही एलिमिनेट करना है या x को ही एलिमिनेट करना है, तो क्या करें हम लोग? तो चलो पहले वाले इक्वेशन इस पूरे को a2 से और इस पूरे को a1 से, क्योंकि a2 इंटू a1 a1 a2 हो जाएगा, यहाँ पे a1 इंटू a2 ये भी a1 a2 और ये दोनों सेम हो जाएगा और हम लोग सब्ट्रैक्ट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। तो a2 इंटू a1 a2x प्लस a2 इंटू b1, तो b1 a2y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। अब a1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो a1 इंटू a2 a1 a2x a1 इंटू b1 a1 इंटू b2 इज इक्वल टू b2 a1 y और प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम हो गया, तो सब्ट्रैक्ट किया जाए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? तो b1 a2, या इसको हम लोग a2 b1 लिखते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू y और यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो y के लिए क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू, यदि ये उस साइड चला जाए तो माइनस c1 a2 प्लस c2 a1 डिवाइड बाई माइनस a2 b1 माइनस a1 b2, सॉरी ये प्लस डिवाइडेड बाई। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, c1 a2 माइनस c2 a1, यदि माइनस कॉमन ले ले तो, और ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली हम लोग यदि x के लिए सॉल्व करें
तो वो क्या आएगा, तो चलो यहाँ पे उसको पूरा नहीं सॉल्व करते, लेकिन लिख देते हैं सिमिलरली x इज इक्वल टू, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई डिनोमीटर हम लोग का सेम आएगा a1b2 माइनस a2b1। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला हो गया किसी भी सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि डायरेक्ट हम लोग वहां पे x, y और कांस्टेंट टर्म को अलग अलग लिख लें तो x का y का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हो सकता है याद करना सबके लिए कुछ टफ लगे, कॉम्प्लेक्स लगे, तो इसको हम लोग एक आसान फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग इसी वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सब लोग ध्यान में रख लो, याद कर लो आप लोग कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा यदि a1, b1, c1, a2, b2, c2 हम लोग को सब पता हो तो। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले x और y का जो फॉर्मूला अभी डिराइव किए उसको ऊपर लिखते हैं और उसको चेक करते हैं कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही क्यों। तो जैसा यहाँ पे x और y का वैल्यू दिख रहा है कि x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1 एंड y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 इज डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। इसको हम लोग यदि चाहें तो इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। क्या, तो x डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये वाला पार्ट यानी c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। यदि इस वाले पार्ट को इसके साथ इक्वेट कर दें तो हम लोग का x ही वैल्यू आएगा, x बाई ये इज इक्वल टू 1 बाई ये पार्ट ऊपर आ जाएगा तो b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1 जो कि x का वैल्यू दिख रहा है। उसी तरीके से इसको हम लोग इसके साथ इक्वल कर दें तो ये वाला पार्ट ऊपर और बिल्कुल सेम ऐसा ही आ रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्यों कहते हैं। तो अब यहाँ पे b1c2 b2c1 जैसा दिख रहा है, यदि इसको हम लोग चाहें तो कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है x डिवाइड बाई और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि b1 b2 c1 c2, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं। तो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करते हैं और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देते हैं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि c1 c2 और a1 a2। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, तो c1 इंटू a2 में से c2 इंटू a1 माइनस कर रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है 1 डिवाइडेड बाई a1 a2 और b1 b2, a1 इंटू b2 में से a2 माइनस b1 माइनस कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स लगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट b1 से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू रख के x और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, या फिर a1 b मतलब वो सारे कांस्टेंट टर्म को एक जगह लिखकर इस फॉर्म में रीअरेंज करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, या सबसे आसान तरीका जो कि याद रखने में भी आसानी होती है कि इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन को वहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 को एक जगह पर लिखकर और उसको हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में लिखकर वहां पे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले x y 1, और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि पहले b1 c1 b और c के बीच का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फिर c और a का, फिर a और b का, तो इसको हम लोग
कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले B से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे B1 B2 है, फिर C1 C2 है, फिर A1 A2 है, फिर B1 B2 है। तो ये चीज हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो B1, थोड़ा सा इसको आगे कर दिया जाए, तो B1 और यहाँ B2, फिर उसके बाद C1 C2, फिर A1 A2 और फिर वापस B1 B2। एक तरह से कहा जाए तो ये साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि पहले B लिख रहे हैं, B के बाद हम लोग फिर C लिखे, C के बाद फिर A लिखे और A के बाद फिर से B लिखे। तो B, B के बाद C, C के बाद A और A के बाद वापस B, B C A B। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे लिख सकते हैं और उसको B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि B1 एक एरो से भी यहाँ पे दिखा देते हैं। अब ये और ज्यादा आसान हो गया, यानी कि हम लोग को कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो तो सबसे पहले वहां पे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सजा लेंगे, यानी कि क्या, तो x, y और 1, और यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रैकेट टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे। अब उसके बाद b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसके बाद का स्टेप सॉल्व करने के लिए, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि इसके बाद का स्टेप सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो ये वाला होगा y डिवाइड बाई c1 a2 माइनस c2 a1, वही है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस दो स्टेप में दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, यहाँ पे भी वही चीज है, तो इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे x, y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका कि उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लिखना और उसके बाद वहां से x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना। इस तरीके से बनाने से साइन में कभी प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम लोग इस तरीके से, यानी कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, यहाँ 17 होना चाहिए, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू प्लस 3 एंड b2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि सारा इक्वल के एक ही साइड में होता है, लेकिन यहाँ पे 17 राइट साइड में, 6 राइट साइड में है। तो यदि ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि c1 इज इक्वल टू माइनस 17 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे b1 c2 b2 c1 जो भी है वैल्यू यहाँ पे रख दें तो डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। या मान लो कि यदि हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग अरेंज करते हैं उसको उसी तरीके से, यानी कि यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। अब b1 b2 c1 c2, तो सबसे पहले b1 b2 यानी कि 3 एंड माइनस 2, तो 3 माइनस 2, फिर b1 b2 के बाद c1 c2 यानी कि माइनस 17 माइनस 6, फिर उसका a1 a2 यानी कि 2 एंड 3, फिर उसके बाद वापस b1 b2 यानी कि 3 माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एरो भी लगा देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि क्या, तो x डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस 6, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 17, इसके मल्टीप्लिकेशन में से ये मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई
माइनस 17 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3। अब इसको यदि सॉल्व करें तो क्या होगा, तो इज इक्वल टू x डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 18 और 17 इंटू 2 34 माइनस 34। ठीक है, इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 17 इंटू 3 यानी कि 51 माइनस 51 एंड माइनस प्लस 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 4 और 3 इंटू 3 माइनस 9। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो x डिवाइड बाई माइनस 18 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 52 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई माइनस 51 प्लस 12 इज इक्वल टू 39 माइनस 39 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस 4 माइनस 9 यानी कि माइनस 13। अब यहां से x और y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसको हम लोग इसके साथ इक्वेट करें तो x का वैल्यू और इसको इसके साथ इक्वेट करें तो y का वैल्यू। तो इसको भी हम लोग साइड में करते हैं। तो x इज इक्वल टू यानी कि x माइनस 52 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 13 करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस 52 डिवाइड बाय माइनस 13 यानी कि x इज इक्वल टू 4। उसी तरीके से यहाँ पे इसको इसके साथ इक्वेट करें तो y इज इक्वल टू माइनस 39 डिवाइड बाय माइनस 13 यानी कि 3। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या आया, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हम लोग का सॉल्यूशन है। तो बच्चों जैसा दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही आसान प्रोसेस है और साइन में मिस्टेक ना हो इसके लिए हम लोग इस डायग्राम का यूज करके यदि बनाए तो कभी साइन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इस तरीके से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली कहा जाए कि उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, किसी दूसरे प्रोसेस से नहीं। और यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ हो तो हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसको सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसको सॉल्व करने का एक एग्जाम्पल से उसको समझाया गया। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब ये इस 3 तरीके से हम लोग क्रॉस किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब 2 टॉपिक बचा हुआ है। पहला कि कंडीशन किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट होने का, और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। तो अगले वीडियो में हम लोग ये सारा चीज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।